Okay, we start with vocabulary and idioms. The first word is pernicious. In part of speech it is adjective. Pernicious हम कहते हैं causing great harm. Something that is causing great harm to you is called pernicious. You can call it in synonym harmful and malignant, destructive. इससे रिलेटेड एक दूसरा वर्ड भी हो सकता है, वो है एनिहिलेट. परनिशियस हम कहते हैं कि काजिंग ग्रेट हार्म इन अ सटल वे. ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं कि कैंसर है, ठीक है, वो आपको पता नहीं चल रहा होता है लेकिन वो आपको नुकसान पहुंचा रहा होता है. इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सटल वे में, ठीक है, माइन्यूट वे में आपको अंदर से थोड़ा थोड़ा नुकसान पहुंचा रही होती हैं, उसे हम परनिशियस कहते हैं. एनिहिलेट कहते हैं टू डिस्ट्रॉय समवन और समथिंग कंप्लीटली. ठीक है, किसी चीज़ को फिजिकली आप क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं. तो ये थोड़े से आपस में मिलते जुलते हैं, ये उनका फ़र्क आपको आना चाहिए. तो इसका जो परनिशियस का एंटोनिम क्या बन जाएगा? बेनिफिशियल. जो चीज़ आपको वहाँ, वो चीज़ आपको नुकसान पहुँचा रही है, यहाँ ये चीज़ आपको फ़ायदा पहुँचा रही है. तो बेनिफिट के मीनिंग में आप परनिशियस का एंटोनिम दे सकते हैं. द सेकंड वन इज रेकंडाइट. हम कहते हैं अ स्पेसिफिक group of knowledge understood by few. फॉर एग्जाम्पल साइंटिफिक नॉलेज है या मेडिसिन का नॉलेज है या रिसर्च का नॉलेज है. ठीक है, तो वो नॉलेज, वो स्पेसिफिक नॉलेज जो हर किसी को समझना है, इट ओनली कैन अंडरस्टैंड अ रिसर्चर और अ डॉक्टर और अ साइंटिस्ट. तो वो चीज़ जो स्पेसिफिक लोगों को समझ आ सके. अब हम इसका मीनिंग कर सकते हैं कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कर सकते हैं, या अंडरस्टूड बाय फ्यू. इसी से रिलेटेड हमारे पास वर्ड है एसोटेरिक. ये भी एडजेक्टिव है. इन दोनों का मतलब यही है. एसोटेरिक एंड रिकंडाइट बोथ मीन
आप इसे कह सकते हैं अनेबल आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये भी स्पेसिफिक नॉलेज रिलेटेड टू सम स्पेसिफिक फील्ड दैट ओनली फ्यू पीपल आर द कंसर्न पीपल कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ऐसे नॉलेज को, ऐसी चीज को हम कहते हैं रेकनडाइट या एसोटेरिक। ये आपस में, ये दोनों वर्ड्स जो हैं, इन दोनों का मतलब ये है कि स्पेसिफिक किसी चीज को समझना और बाकी लोगों के लिए डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्लेन, सिंपल, ऑब्वियस। ठीक है, जो आप इजीली किसी चीज को क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज, इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? Again, it is adjective. INSOUCIANT. जी हाँ, insouciant। अगर आप इसको ये करें, insouciant। Insouciant हमारे पास एडजेक्टिव है। इट मीन्स अ पर्सन हु इज केयर फ्री, इनडिफरेंट और अनकंसर्न्ड। ठीक है, जो बंदा किसी चीज को सीरियस ना लेता हो, ठीक है, ही इज केयर फ्री टुवर्ड्स जॉब। अगर उसकी जॉब है, ठीक है, और वो उसको इस तरीके से ले रहा है कि वो जाए या ना जाए। इफ ही इज इनडिफरेंट टू सम टास्क, कोई काम है, ठीक है, वो इतनी उसके ऊपर तवज्जो नहीं देता है, या ही इज अनकंसर्न्ड अबाउट द ड्यूटी, तो ऐसे बंदे को हम कहते हैं इंसुशिएंट। इसका एंटोनिम हो जाएगा सीरियस, केयरफुल, सेंसिटिव। ये इनसेंसिटिव भी हो सकता है। ठीक है, ड्यूटीफुल एटसेट्रा। इस वर्ड को देखें, ये भी एडजेक्टिव है। इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? इंट्रांसिजेंट। इसको आप जेड से प्रोनाउंस करेंगे, इंट्रांसिजेंट। ये हमारे पास एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है अनेबल टू चेंज योर माइंड। वो बंदा जो इनफ्लेक्सिबल हो, वो बंदा जो आप कह सकते हैं स्टबर्न हो, ठीक है, जो अपने माइंड या व्यू पॉइंट से ना हटता हो, ठीक है, जो बंदा अपनी ही बात के ऊपर ठहरा हुआ हो, ठीक है, जो उसके व्यूज हैं उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, ठीक है, वो गलत है या ठीक है, वो कह रहा है कि जिस पॉइंट के ऊपर मैं ठहरा हुआ हूं वो ठीक है। तो किसी बंदे की ऐसी क्वालिटी को हम कहते हैं इंट्रांसिजेंट। क्या कहते हैं? इसी है री ये दोनों सिमिलर हैं।
recalcitrant, recalcitrant एडजेक्टिव, इसी का भी यही मतलब है, ठीक है। अनेबल टू चेंज योर व्यू पॉइंट, जब आप अपना व्यू पॉइंट जो आपका है आप उसके ऊपर ठहरे हुए हैं। इनफ्लेक्सिबल टुवर्ड्स अदर, ठीक है। इन दोनों का मतलब क्या है, रिकॉल्सिट्रेंट और इंट्रांसिजेंट, बोथ आर एडजेक्टिव्स एंड बोथ मीन व्हेन यू stand on your own viewpoint and you are unwilling or unable to change your mind towards something. stubborn के मीनिंग में भी आ सकता है, जिसे हम कहते हैं जिद्दी, ठीक है। inflexible, तो एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा, flexible, the person who can easily adapt to the other circumstances, adapt to the other behavior or someone's own point of view, ठीक है। ये दोनों नेगेटिव मीनिंग में है, ठीक है। बोथ आर ट्रीटेड एज नेगेटिव क्वालिटीज, नेगेटिव एडजेक्टिव्स आप इसे कह सकते हैं। इसे हम पढ़ेंगे किहोटिक। अगर आप इसको इजीली ये करना चाहते हैं, किहोटिक, ठीक है। ये डेराइव हुआ है एक नाउन से जिसे हम कहते हैं कि डॉन किहोटे, डॉन, ठीक है। ये सर्वेंटीज का एक राइटर है, उसका एक नावल है और उसका वो मेजर कैरेक्टर हीरो है, डॉन किहोटे, ठीक है। तो इसकी एक क्वालिटी होती है कि ये पर्सन बीइंग हाईली एजुकेटेड, ये अनरियलिस्टिक होता है, यूटोपिक वर्ल्ड में रहता है, ठीक है। तो उसी से एक एडजेक्टिव बनाया गया है किहोटिक, वो क्वालिटी इंसान की जब वो अपने आप को यूटोपिक वर्ल्ड में या अनरियलिस्टिक वर्ल्ड में रखता है, ठीक है। तो उसी से एक एडजेक्टिव बनाया गया है। डॉन किहोटे हमारे पास नाउन है, इसी से किहोटिक क्या बनाया गया है, एडजेक्टिव बनाया गया है। और इसका मतलब क्या है, व्हेन यू आर अनरियलिस्टिक आर यू हैव अ सॉर्ट ऑफ यूटोपिया टुवर्ड्स द वर्ल्ड, चीज़ों की तरफ से, ठीक है। आप उनको रियलिस्टिकली नहीं देखते हैं बल्कि एक इमेजिनेशन की दुनिया में, ठीक है। वो चीज़ें जो प्रैक्टिकली आप अर्थ के ऊपर नहीं कर सकते हैं लेकिन माइंड के अंदर इमेजिन कर सकते हैं, और उन्हीं को आप कहते हैं कि ये चीज़ें ठीक हैं, ठीक है। जैसे ये जो प्लेटो है उसका ये वर्क है यूटोपिया, ठीक है। एक ऐसी वो क्या बनाता है जी, प्लेटो क्या बनाता है अपनी एक ऐसी स्टेट, ठीक है, एक आइडियलिस्टिक स्टेट जिसमें वो कहता है कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक है। और वो ऐसी स्टेट होती है जो अर्थ के ऊपर नहीं रह सकती है, क्योंकि वो रियलिस्टिकली उसकी जो चीज़ें हैं वो पॉसिबल नहीं थी। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, रियलिस्टिक, थिंग्स बेस्ड ऑन रियलिटी। वी हैव अनदर वर्ड एंड दैट मीन्स अगेन इट इज एडजेक्टिव, लुगुब्रस या लिगुब्रस। It means gloomy, sad or melancholic, ठीक है। सबका मतलब है वो सिचुएशन जिसमें आप सैड होते हैं। ग्लूमी का मतलब भी सैड है,
मेलनकॉलिक का मतलब भी सैड है। लुगुब्रियस ऐसी क्वालिटी, अ स्टेट ऑफ बीइंग व्हेन ही फील्स अनवेल और सैड टुवर्ड्स सर्टेन सर्कमस्टांसेस। इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो क्या होगा? व्हेन यू आर हैप्पी, इजी। ठीक है, ये वर्ड शायद हमने पहले भी डिस्कस किया था, बेलिजरेंट। A quality mostly of a state that is fond of fighting. Fond of ठीक है, एक ऐसा एटीट्यूड स्टेट का टुवर्ड्स अदर स्टेट्स व्हेन शी इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। अच्छा, ये जो कंट्री है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, इसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन लगा सकते हैं? शी। जितने भी कंट्रीज हैं हम उसको जो फेमिनिन जेंडर है उसमें लेते हैं। ठीक है, तो कंट्री को आप अगर उसका प्रोनाउन यूज करते हैं, पाकिस्तान या जिस कंट्री का, तो आप शी उसको यूज करेंगे। तो बेलिजरेंट मीन फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। आप कह सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया इज अ बेलिजरेंट कंट्री। ठीक है, किसी भी कंट्री के बारे में, ठीक है, जो दूसरी स्टेट के साथ लड़ता झगड़ता हो तो वो बेलिजरेंट स्टेट होती है। अच्छा, इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? आप इसको ऐसे कर सकते, एक्सकोरिएट। एक्स, इसका एक यूज है मेडिसिन में जो डॉक्टर्स यूज करते हैं। एक्सकोरिएट का मतलब है टू रिमूव स्किन। किसी भी ट्रीटमेंट में, ठीक है, डॉक्टर जब उसकी स्किन को रिमूव करता है तो हम कहते हैं एक्सकोरिएट। जी, बेलिजरेंट का इसका एंटोनिम आप कह सकते हैं कि फ्रेंडली। ठीक है, कॉम, एट ईज। और हम वैसे इसको यूज करते हैं टू क्रिटिसाइज सेवियरली। जब आप किसी को, ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि ये डिनोटेटिव मीनिंग है। ठीक है, जो डिक्शनरी मीनिंग, और जो कनोटेटिव मीनिंग होता है हम कहते हैं एसोसिएटेड मीनिंग या सिंबॉलिक मीनिंग। यस, एडजेक्टिव है। ठीक है, एक्सकोरिएट एक ऐसी क्वालिटी जब आप क्या करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो टू क्रिटिसाइज सेवियरली, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? टू प्रेज। ठीक है, अपीज, कंफर्ट, ये वर्ब है हमारे पास। अगर आप इसको मेडिसिन में इसमें लेना तो वो एक्शन हो रहा है ना। ठीक है, आप कह सकते हैं कि द डॉक्टर इज excoriating the patient। ठीक है, एज अ मेन वर्ब वो यूज हो रहा है। We have certain idioms
The first one is to cut the Gordian knot. क्या मतलब है इसका? To cut the Gordian knot, इसका मतलब है to solve a problem in a quick and efficient manner. ठीक है? टू कट द Gordian knot, कोई चीज़ उलझा हुआ है और आप उसकी जो मेन ज़ीरा है वो जब ये करते हैं तो वो सारी चीज़ जो है वो सुलझ जाती है. ठीक है? कोई ऐसा पॉइंट, ठीक है, कोई ऐसी उलझी हुई चीज़ जिसमें आप मेन चीज़ के ऊपर हाथ डालते हैं और वो सॉल्व करते हैं, तो जिसकी वजह से सारी दूसरी चीज़ें क्या हो जाती हैं? सॉल्व हो जाती हैं. तो इसको हम कहते हैं टू कट द Gordian knot, to solve a problem in a quick and efficient manner. Walking on an eggshell. क्या मतलब हो सकता है इसका? जी, ठीक है. To behave very carefully. जैसे मैंने आपको एक दूसरा इडियम बताया था, ऑन थिन आइस, ये बताया था. ऑन थिन आइस और वॉकिंग ऑन एग शेल्स का ये है कि आप बहुत एक दफ़ा एक मसला ख़राब हुआ पड़ा है, ठीक है, अब आप उसको लेकर बड़े एहतियात के साथ चलते हैं कि अगर फिर थोड़ी सी भी कोई मसला बनता है तो वो काम मज़ीद पेचीदा होता है. इट मीन्स के ये दोनों आपके लिए लास्ट वार्निंग्स हैं, आप मज़ीद इनमें गलती नहीं बरत सकते हैं. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है, डीलिंग द मैटर. सो यू आर वॉकिंग ऑन अ थिन आइस और यू आर वॉकिंग ऑन एन एगशेल या ऑन एगशेल्स. ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर आप बहुत केयरफुल हों क्योंकि आप मज़ीद गलती के मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं. ठीक है, तो इन दोनों का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को बहुत केयरफुली डील करना क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ख़राब हो चुकी है. ठीक है, फिर एक है कि टर्न अ ब्लाइंड आई. टर्न अ ब्लाइंड आई, इसका मतलब है कि आप डिलिबरेटली किसी चीज को इग्नोर करते हैं. किसी चीज को, यानी आपको पता है कि वो चीज हो रही है लेकिन आप क्या करते हैं? टर्न अ ब्लाइंड आई, उसकी तरफ नहीं देखते हैं. इट मीन्स कि आप कह रहे हैं कि वो चीज़ हो रही है तो होने दो, वो गलत हो रही है. ठीक है, तो किसी मैटर की तरफ हम कह सकते हैं टर्न अ ब्लाइंड आई. डिलिबरेटली आप किसी भी चीज़ को इग्नोर करते हैं देखते हुए कि ये चीज़ गलत हो रही है. एक हमारे पास इडियम है Achilles heel. It means weakness. It means when you have a weakness in yourself, it is called Achilles heel. Achilles जो है ये हमारे पास ग्रीक हीरो और यू कैन कॉल इट अ वॉरियर. ठीक है, एंड ही इज कंसिडर्ड टू बी इमोर्टल. ठीक है, इसकी जो मदर है थीटिक, आई थिंक वो गॉडेसेस होती है. तो उस टाइम जब बच्चे पैदा होते हैं
तो वो उनको इमॉर्टल वाटर के अंदर डिप करते हैं। ठीक है, तो जब एक्किलीज पैदा हुआ तो उसको भी इमॉर्टल वाटर के अंदर क्या किया गया, डिप किया गया। लेकिन चूंकि उसने उसको हील एड़ी से पकड़ा हुआ था तो वो जगह क्या हो गई, ड्राई रह गई। तब बाकी तो वो इमॉर्टल था और ये किसी को पता भी नहीं था। तो ये जो ट्रॉय की एक वार होती है और एक तीर आके उसके हील में जब एंड पे लगती है तो वो एक्किलीज की डेथ का बायस बन जाती है। तो ये उसकी कमज़ोरी होती है, वो जो हील उसका था। ठीक है, तो इससे हमने एक इडियम बनाया है एक्किलीज हील। ठीक है, जब आपके अंदर कोई ऐसी कमज़ोरी हो, ठीक है, जो कि आपकी डेथ का या फेलियर का बायस बने, तो उसको हम कहते हैं एक्किलीज हील। अनदर वन इज एलिफेंट इन द रूम। इसका क्या मतलब है? An elephant in the room. It means an obvious problem that people avoid to discuss. एलिफेंट इन द रूम का मतलब है एक बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन जो लोग हैं वो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के ऊपर बात कर रहे हैं, वो जो मेन प्रॉब्लम है उसके ऊपर बात करने से वो कतरा रहे हैं। एन ऑब्वियस प्रॉब्लम दैट पीपल अवॉइड टू डिस्कस। अब देखें, everyone was discussing small issues in the parliament, for example, but no one paid attention to elephant in the room, and that is tax collection। कि वो किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। अब ये मेन प्रॉब्लम है, तो डिलिबरेटली वो क्या कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम से अवॉइड कर रहे हैं और दूसरे इश्यूज जो हैं वो हाईलाइट कर रहे हैं। तो एलिफेंट इन द प्रॉब्लम मीन एन ऑब्वियस बिग प्रॉब्लम दैट ऑफन पीपल अवॉइड्स टू डिस्कस। ठीक है, ये कुछ वोकेबलरी थी और कुछ इडियम्स थे। लास्ट क्लास जो थी उसमें हमने क्लॉजेस डिस्कस किए थे। ठीक है, सारी क्लॉजेस की जो टाइप्स थी वो हमने डिस्कस किए थे। इसी क्लॉजेस की बेस पर हमारे पास दो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। काइंड्स ऑफ, एक है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ, जिसे हम सिंटेक्स भी कहते हैं। हम सेंटेंसेस को टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक को ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन जो है वो हमारे पास सेंटेंस की कुछ टाइप्स हैं। हम कहते हैं स्टेटमेंट सेंटेंस, डिक्लेरेटिव,
पॉजिटिव और असर्टिव। ये एक ही किस्म का सेंटेंस है। जब कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई भी स्टेटमेंट दी गई हो जो ना नेगेटिव हो ना इंट्रोगेटिव हो, ठीक है, आप कह सकते हैं कि अ लॉट ऑफ पीपल loves to play football। अब ये एक स्टेटमेंट सेंटेंस है, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है या असर्टिव सेंटेंस है। ये एक ही सेंटेंस के डिफरेंट नाम हैं। जब आप कोई भी स्टेटमेंट देते हैं जिसके अंदर कोई नेगेटिव बात ना हो या कोई इंट्रोगेटिव बात ना हो, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट आए, ठीक है। ही डिडंट बाय दैट बुक, डिडंट आ गया है तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? इंट्रोगेटिव। व्हेन समथिंग इज आस्क्ड, व्हेन समथिंग इज एंड इट एंड्स विद क्वेश्चन मार्क, कोई चीज आपसे जब पूछी जा रही है। आफ्टर दैट वी हैव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वो सेंटेंस जिसमें फीलिंग्स या इमोशंस आपको नजर आए और वो एंड एक्सक्लेमेशन मार्क के ऊपर होगा, एंड एक्सक्लेमेशन मार्क के ऊपर होगा। तो ऐसे सेंटेंस को जिसमें जॉय के, सैडनेस के या सरप्राइज की फीलिंग्स या इमोशंस आपको नजर आते हैं। आफ्टर दैट वी हैव ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिसमें आपको विश या प्रे नजर आए, विश या प्रे नजर आए। विश में आप कह सकते हैं कि ही विश, ठीक है, ही वर अ डॉक्टर। अब ये याद रखें कि जब भी विश या रिक्वेस्ट की बात होगी तो आप वर्ब को हमेशा प्लूरल लेंगे। ही हमारे पास ही के साथ देखें तो वाज आता है, आई के साथ भी वाज आता है, लेकिन यहां पर विश की बात होगी तो आप उसको, आपका जो वर्ब है आप उसको प्लूरल कंसीडर करेंगे, ठीक है। आई रिक्वेस्ट, ही रिक्वेस्ट, ठीक है, या ही रिक्वेस्टेड एवरीवन मेक समथिंग न्यू फॉर द। अब एवरीवन सिंगुलर है, हमने यहां पर एस साथ ऐड नहीं किया है, एस साथ ऐड। तो जब भी रिक्वेस्ट की बात होगी या विश की बात होगी, आप जो वर्ब होगा उसको आप प्लूरल ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे जो सेंटेंसेस हैं जिसमें विश या प्रे, आप कह सकते हैं कि मे यू गेट सक्सेस। अब ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें कोई प्रे की गई है तो आप कहेंगे कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इसके बाद हमारे पास दो और सेंटेंसेस हैं, एक को हम इंपेरेटिव कहते हैं और दूसरे को इंपेरेटिव मीन
when you order, command or request someone। और इंपेरेटिव सेंटेंस ये वो है जिसमें सब्जेक्ट जो है वो इंप्लाइड होता है। इट मीन्स कि वो हम यूज नहीं करते हैं, आप डायरेक्ट वर्ब से यूज करेंगे। ठीक है, कम टू द मीटिंग, फिनिश दिस प्रोजेक्ट सून। ठीक है, यहां पर जो सब्जेक्ट है वो यू इंप्लाइड है, अंडरस्टूड है। ठीक है, आप डायरेक्ट किस से शुरू कर रहे हैं? वर्ब से शुरू कर रहे हैं। जो बेसिक पैटर्न है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद हमारे पास लास्ट है वोकेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसमें आप नाउन ऑफ एड्रेस यूज करते हैं। नाउन ऑफ, आप कहते हैं कि जॉन आई नीड दिस बुक। ठीक है, अब ये सेंटेंस देखें कि इसमें सब्जेक्ट ऑलरेडी आपका पड़ा हुआ है। सब्जेक्ट से पहले आपने कोई नाम यूज किया है और कॉमा यूज किया है, और यहां ऑब्जेक्ट के बाद आपने कोई नाम यूज किया है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड को हम नाउन ऑफ एड्रेस या वोकेटिव कहते हैं, और ऐसे सेंटेंस को हम वोकेटिव सेंटेंस कहते हैं जिसमें कोई नाउन ऑफ एड्रेस, कोई नाउन यूज हुआ पड़ा हो और वो कॉमा से सेपरेटेड हो। तो ये जो सेंटेंसेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ये हमारे पास 6-7 टाइप्स हैं। कुछ सेंटेंसेस हैं हमारे पास वो हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ, और उसे हम कहते हैं सिंटेक्स। सिंटेक्स a study of sentence structure। इसी में हमारे पास टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आते हैं, और पहले सेंटेंस को हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। अब ये जो टाइप्स हैं ये डिपेंड करती है क्लासेस पर। क्लासेस को देखकर आप कहेंगे कि वो सेंटेंस सिंपल है। अब सिंपल सेंटेंस, अ सेंटेंस having one independent clause, one, अगर किसी सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसे हम क्या कहेंगे? ये सेंटेंस जो है वो सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में मैंने कहा एक क्लॉज होगी और वो भी इंडिपेंडेंट होगी। ये सब्जेक्ट है, ये आपका प्रेडिकेट है। ठीक है, कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है। तो चूंकि इस सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज हुई पड़ी है, हम कहेंगे ये सिंपल सेंटेंस है। सेकेंडली हमारे पास है कौन सा सेंटेंस? कंपाउंड सेंटेंस। व्हेन two or more independent clauses are used in the sentence, joined by coordinate conjunction।
जॉइंड बाय। याद रखें कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, जिसे हम कहते हैं फैन बॉयज, फॉर एंड, नॉर, बट, आर, येट एंड सो। यहां फॉर से क्या मुराद है? हेयर फॉर मीन बिकॉज। हेयर फॉर मीन, जैसे मैं एक सेंटेंस बनाता हूं, now this sentence has two clauses. I didn't attend the class, I was busy in another matter. दो clauses हैं ना, ठीक है। दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है? फॉर। फॉर मीन यहां पर बिकॉज, ठीक है। तो अब ये दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन उनको ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। और इसको हम कहेंगे कि ये क्या है? कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा भी यूज हो सकता है, ठीक है, एंड लगाकर, कुछ लगाकर आप एक दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास साथ ऐड करते हैं। डिपेंडेंट क्लास नहीं होगा। कंपाउंड सेंटेंस में जितने क्लासेस आप यूज करेंगे होंगे वो दो या दो से ज्यादा, वो इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगे। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि अगर आप कोऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं लगाते हैं तो आप सेमीकोलन भी लगा सकते हैं। कहीं पर आप देखेंगे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज हुआ पड़ा होगा, कहीं पर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की जगह ये सेमीकोलन यूज हुआ पड़ा होगा। बोथ आर करेक्ट। समझ आ गई है? उसके बाद तीसरा है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें हमारे पास वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी और वन आर मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे। कैसे? अब आप इस सेंटेंस को देखें कि वी स्टेड इनसाइड द होम, एक क्लास, वाइल इट वाज रेनिंग, दूसरी क्लास। ये इंडिपेंडेंट क्लास है और ये डिपेंडेंट क्लास है। डिपेंडेंट क्लास के लिए मैंने आपको बताया कि वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होगा। वाइल, बिकॉज, ऑल्दो, दो, देयरफॉर, सिंस, हेंस, देंस, जितने भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होंगे उससे अगर कोई क्लास शुरू हो रही है तो वो सबऑर्डिनेटिंग क्लास है। तो यहां से भी आपको पता चल गया। और अगर आप इसको हटाते हैं तो वो आपको कंप्लीट मीनिंग भी नहीं देगा। तो ऐसा क्लास, ऐसा सेंटेंस जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास हो, एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लास हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है। जो लास्ट हमारे पास ये है वो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब ये ऐसा सेंटेंस है जो कंपाउंड भी होगा और कॉम्प्लेक्स भी होगा। कंपाउंड का मतलब है दो या दो से ज्यादा उसके अंदर क्या होंगे? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि साथ एक क्या होनी चाहिए? डिपेंडेंट क्लॉज भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं, इसी को आप देखें कि while it was raining we stayed inside home and we enjoyed watching movie। अब यही सेंटेंस दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हो गई, एक डिपेंडेंट क्लास हो गया, तो यही सेंटेंस अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बन गया है। बात समझ आ गई है?
ये मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की मैं बात कर रहा हूँ। बताएं पहले वाला कौन सा होगा जी? कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, सिंपल सेंटेंस है। क्या है? अब एक बात आप याद रखें कि जब मैंने कहा है कि वो एंड यूज होगा, क्या होगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस के दरमियान यूज होगा। क्लास की डेफिनेशन तो आप अप्लाई करें। जेम्स वेंट टू द मार्केट, ये एक क्लास है। क्या ये क्लास है? कहां पर इसका सब्जेक्ट पड़ा हुआ है और कहां पर वर्ब है? फ्रेज लगा हुआ है। ठीक है, तो मैंने कहा कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन अगर दो इंडिपेंडेंट क्लासेस के दरमियान होगा तब वो क्या होगा? कंपाउंड सेंटेंस आप कह सकते हैं। हाँ, एंड के बाद यहां पर क्लास होता, ये सिंपल सेंटेंस है। द डॉग एट द फूड इन हिज बाउल एंड द फूड इन माई बाउल। अगेन ये फ्रेज है। ठीक है, एंड के बाद जो है ये क्लास नहीं है। क्यों नहीं है? वर्ब नहीं है इसमें। नजर आ रहा है वर्ब? जब वर्ब नहीं है तो इट मीन्स ये फ्रेज है। अब आप इसको देख के डिसाइड करेंगे कि वो कौन सा सेंटेंस है। एक इंडिपेंडेंट क्लास यूज हुई पड़ी है तो ये सिंपल सेंटेंस है। क्लियर है? अगेन इट इज सिंपल सेंटेंस। इसका बताएं। अब बताएं ये वाला क्या होगा? देखिए, पहले आप क्लासेस को आइडेंटिफाई करें। क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने दो चीज़ें देखनी होगी कि उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब है। ये दोनों चीज़ें हैं तो वो एक क्लास बन जाएगा। अब यहाँ देखें, आई वर्कड हार्ड, सब्जेक्ट पड़ा हुआ है, वर्ब पड़ा हुआ है, ये तो एक क्लास है। बट फेल्ड इन एग्जाम्स, वर्ब पड़ा हुआ है, अगेन यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो मिसिंग है। सिंपल सेंटेंस होगा। नेवर राइट अ लेटर व्हेन यू आर एंग्री। अब नेवर राइट अ लेटर, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। यहां भी सब्जेक्ट नहीं है लेकिन यहां सब्जेक्ट इंप्लाइड है, आप कंसीडर करेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड है। क्या है? तो इट मीन्स कि आप यहां पर सब्जेक्ट कंसीडर
करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, ये क्लास बन जाएगा, ये क्लास बन जाएगा। अब बताएं कौन सा सेंटेंस है? जी हाँ बताएं, मैंने कहा कि अब ये दो क्लासेस हैं, एक और दो। अब ये बताएं कि कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स है? हाँ अब देखिए, नेवर राइट अ लेटर, इंडिपेंडेंट क्लास है। व्हेन को देखो ना, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये जब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो ये सबऑर्डिनेटिंग क्लास होगी। जब सबऑर्डिनेटिंग क्लास है तो ये डिपेंडेंट क्लास होगा। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट क्लास है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है, तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ना। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा गौर से देखें। आई नेवर वेंट बैक टू द प्लेस आई लिव्ड इन 90s बट आई प्लान टू गो देयर सून। बताएं शाबाश। बताएं कंपाउंड है। अच्छा ये बताएं इसमें कितनी क्लासेस हैं? इसमें 3 क्लासेस हैं, कौन कौन सी बताएं? आई नेवर वेंट बैक टू द प्लेस आई लिव। अब देखें, अब यहां पर एक चीज है, दैट आई लिव्ड इन 80s। ठीक है, मैंने आपको अगर याद हो तो बताया था कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है, हम इसको लगाते भी हैं, अगर नहीं लगाते हैं तब भी वो रिलेटिव प्रोनाउन का सेंस देता है। तो यहां पर दैट लगा हुआ है। अब ये क्लास अगर रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रही है तो ये डिपेंडेंट क्लास है। ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रही है, ये क्लास क्या है? दैट आई लिव्ड इन 80s। ये डिपेंडेंट क्लास हो जाएगा, ये इंडिपेंडेंट क्लास हो जाएगा। अब बट क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये भी इंडिपेंडेंट क्लास हो जाएगा। तो एक और दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, एक डिपेंडेंट क्लास है, तो क्या होगा? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ये कंपाउंड हो जाएगा, कंपाउंड की क्वालिटी, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस आ गई और एक इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लास पड़ा हुआ है, तो ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब देखिए, द मैन यू आर टॉकिंग अबाउट इज नो मोर। जल्दी बताएं। जी अब देखें, एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास पड़ी हुई है। यू आर टॉकिंग अबाउट द मैन इज नो मोर। द मैन इज नो मोर, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। यू आर अगेन यहां पर देखें, दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, एक मेन क्लास के अंदर एक डिपेंडेंट क्लास पड़ी हुई है। सेंटेंस एक ही है, देख रहे हैं? द मैन इज नो मोर, यू आर टॉकिंग अबाउट, ये सब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये प्रेडिकेट है। तो एक इंडिपेंडेंट क्लास है, एक डिपेंडेंट क्लास है, तो ये क्या बन जाएगा? जी हाँ हाँ ना, देखिए ना, द मैन इज नो मोर, द मैन इज नो मोर, लिंकिंग वर्ब है ना, ये वाला जो है वो इसी की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये एक क्लास बन जाएगा। यू आर टॉकिंग अबाउट, ये दूसरा क्लास बन जाएगा, तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। वी एट पिज्जा फॉर द डिनर एंड हैड आइसक्रीम फॉर द डेजर्ट, जो स्वीट डिश होती है। बताएं। सिंपल सेंटेंस है।
क्या है? यहां पर हमें सब्जेक्ट भी मिल रहा है, वर्ब भी है, ये क्लास है। ये वाला जो है ना बेटा, ये क्लास नहीं है। ये क्लास हमारे पास कोई डेफिनेट यहां पर सब्जेक्ट नहीं है। तो क्लास के लिए दो चीजें आपने, अब एंड पढ़ा हुआ है, अब एंड को देखकर आप ये ना कहें कि दोनों साइड पर जो है वो कंपाउंड होगा। एंड के बाद आप ये जस्टिफाई करें कि वो क्लास पढ़ा हुआ है या फ्रेज पढ़ा हुआ है। बात समझ आ रही है? तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस, ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस थे क्योंकि एक स्ट्रक्चर के अंदर एक दूसरा क्लास पड़ा हुआ था। तो ये आपको, एक होता है सिंपल, जो मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दिए, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस होते हैं इस तरीके से, तो आपने क्लास की डेफिनेशन माइंड में रखनी है, ठीक है। डिपेंडेंट कौन सा होगा, इंडिपेंडेंट कौन सा होगा, साथ कहीं कोई फ्रेज तो नहीं लग रहा। ये सारी चीज़ें देखकर आप डिसाइड करेंगे कि वो सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। यहाँ तक अगर कोई बात, कोई मसला है तो बताएं।